P3। चले जी बेटा, मई जून 25 पेपर 44 का सेक्शन ए कर रहे हैं हम आज। सेक्शन ए हम लोगों ने वैसे माइक्रो में अटेम्प्ट किया था, आज हम लोग जरा एक कंप्लीट सेक्शन ए की तरफ जा रहे होंगे। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? तो हम लोग एक पूरे पेपर को अभी हम लोग देख रहे हैं, पूरे सिलेबस वाले डेटा रिस्पॉन्स को, जो कि मैक्रो से भी आपके पास आ रहा होता है। सेक्शन बी या सेक्शन सी से आपने हमेशा अपना पेपर स्टार्ट करना होता है, सेक्शन ए से कभी भी आप पेपर स्टार्ट नहीं करोगे। 45 मिनट ईच, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 30 मिनट्स फॉर सेक्शन ए। सही है, आधा घंटा देंगे आप सेक्शन ए को, आधे घंटे से एक्सीड नहीं करेंगे। अपने पास ईयर नोट डाउन कर लें, ईयर नोट डाउन करें। मई जून 2025 पेपर 44। चलिएगा भाई, इसके सेक्शन ए को जरा देख रहे हैं क्या बोलता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बांग्लादेश। कहता जी, सिंस 1971 बांग्लादेश हैज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मूविंग फ्रॉम द लो इनकम टू लोअर मिडिल इनकम कंट्री क्लासिफिकेशन। जब से बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ है 1971 से, तब से बांग्लादेश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रही है। मूविंग फ्रॉम लो इनकम टू लोअर मिडिल इनकम कंट्री क्लासिफिकेशन, के एक लो इनकम कंट्री से ये एक लोअर मिडिल क्लास इनकम कंट्री के अंदर जाना शुरू हो गई है। जीएनआई पर कैपिटा यानी कि जीएनआई पर पर्सन एट कांस्टेंट 2017 प्राइसेस इन द यूएस डॉलर रोज फ्रॉम $2342 टू $5823 बिटवीन 2000 एंड 2020। यानी कि आपका जीडीपी पर हेड में एक काफी ज्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज आया है पिछले 20 सालों में। तकरीबन डबल से भी ज्यादा इंक्रीमेंट आया है। Over the same period, the country's HDI rose from 0.499 to 0.66। HDI भी आपका बढ़ रहा है, यानी कि एक फर्दर डेवलपमेंट आपके मुल्क में अच्छी डेवलपमेंट आ रही है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, अच्छा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ का हमें ट्रेंड नजर आ रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रही है। जीएनआई पर कैपिटा हमारे पास यहाँ पे गिवन है, जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, अच्छी बात है। During this period, Bangladesh underwent changes in employment as it moved from agriculture sector to manufacturing and service sector। बांग्लादेश प्राइमरी से उठ के वो सेकेंडरी एंड टर्शरी पे जाना शुरू हो गया, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बड़ी जरूरी है। फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। फर्स्ट इन एग्रीकल्चर, output increased by more than 100%, while employment fell from 65% to 38% on the working population। कहता है कि भाई एक तो आपका एग्रीकल्चर 100% से बढ़ रहा है, पॉइंट को समझना। एग्रीकल्चर 100% से बढ़ रहा है, जबकि जो एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में, जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है, आपकी एम्प्लॉयमेंट गिर रही। पहले 65% लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे, अब 38% लोग काम करते हैं, बट उसके बावजूद पहले के मुकाबले में आपका जो आउटपुट है वो बढ़ रहा है, डबल से बढ़ रहा है। This change was helped by innovation in crop irrigation, land preparation and harvesting, aided by the development of local industries to provide the capital equipment needed। कहता है कि भाई ये कैसे हुआ, ये हमारे पास जब क्रॉप इरिगेशन में इनोवेशन आ गई, लैंड प्रिपरेशन के अंदर इनोवेशन आ गई, हार्वेस्टिंग में हमारे पास इनोवेशन आ रही है, और ये सब कौन कर रहा है? ये सब लोकल इंडस्ट्रीज है जो इसके अंदर काम कर रही हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हमारे पास एक इनोवेशन का एक बड़ा अच्छा ट्रेंड नजर आ रहा है। इनोवेशन का या पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बड़ा अच्छा सुथरा ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। फिर क्या बोलता है? A second source of economic development was the growth in the clothing industry, producing ready-made garments (RMG) and that contributed to about 11% of Bangladesh's GDP and employed 4.4 million workers, of which 2.5 million were women in 2020। बांग्लादेश की जो कपड़ों की इंडस्ट्री है वो हमें भी पता है, बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है। बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो बांग्लादेश में बन रहे होते हैं। हाँ, पाकिस्तानी क्या? तो पाकिस्तान का केस नहीं है ना भाई ये। तो कहता है कि भाई
बांग्लादेश में हमारे पास गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत लोग जाना शुरू हो गए, और गारमेंट इंडस्ट्री कौन सी होती है? सेकेंडरी। हम लोग सेकेंडरी में जाना शुरू हो गए हैं। प्लस वो आपसे कहता है कि इससे क्या हुआ कि 11% बांग्लादेश का जीडीपी जो है ना वो यहां से आता है, और अराउंड 4.4 मिलियन लोग जो हैं वो यहां पर काम करते हैं, आउट ऑफ विच 2.5 मिलियन आर वुमेन। अगर 4.4 मिलियन वर्कर्स में से 2.5 मिलियन वुमेन है, तो इसका मतलब है कि 2.5 मिलियन खवातीन हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करती है, क्लोथिंग इंडस्ट्री में, और 1.9 मिलियन मर्द हैं जो कि इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो खवातीन की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज्यादा है। The industry uses significant division of labor with production split into 10 or more processes. For example, cutting, sewing, zips, assembly, packaging वगैरह। तो ये लोग यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर भी फॉलो करें। तो डिवीजन ऑफ लेबर फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ना शुरू हो जाती है। बिजनेस स्टडीज में आप लोगों ने पढ़ा हो। The value of raw materials imported from for the RMG industry, ready-made garment industry, was about half of the value of the industry's exports. कहता है कि रॉ मटेरियल जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो आधी कीमत का होता है जितना हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। यानी कि अगर मैं लेट से 100 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मैं 50 रुपए का इंपोर्ट कर रहा हूं। ये निजाम फिलहाल चल रहा है। तो यहां से हमें एक बात समझ आ गई कि आपके एक्सपोर्ट ज्यादा हैं और आपके इंपोर्ट्स क्या में, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आपका सरप्लस में ही चल रहा हो। नेट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम दिस सेक्टर स्टूड एट 23 बिलियन। इसने बता दिया भाई 23 बिलियन का आपका नेट एक्सपोर्ट चल रहा है। This enabled Bangladesh to both import a wider range of goods and services and reduce the deficit on the current account on the balance of payment। कहता है कि भाई इससे हमें फायदा ये हुआ कि हम लोग ज्यादा सामान इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मतलब हमारे पास एक चांस है, हमारे पास एक ऑप्शन है ज्यादा सामान इंपोर्ट करने का, प्लस हम लोग अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी सीधा कर सकते हैं। सही है भाई। In 2020, there were more than 5,000 RMG manufacturers in Bangladesh, differentiated by the quality of their products and speed of their delivery। कहता है कि भाई 2020 तक हमारे पास 4,000 मैन्युफैक्चरर आ गए जो कपड़े बनाते हैं, और हर बंदे की अपनी यूएसपी है। कोई कपड़ा अच्छा बना रहा है, किसी की क्वालिटी अच्छी है, किसी की डिलीवरी स्पीड अच्छी है, वगैरह वगैरह। The RMG industry supplied more than 100 major US and European retailers। कहता है कि भाई ये लोग कम से कम भी 100 जो है ना, जो मेजर आपके यूएस और यूरोपियन डीलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उन तक ये अपना कपड़ा पहुंचाते हैं। यानी कि यहां पर हमें किसकी इंडिकेशन गिवन है? एक्सपोर्ट की इंडिकेशन। आगे आ जाए। However, the RMG industry has critics who point to air and water pollution from the chemicals used in cotton growing and manufacturing clothes। आरएमजी के अंदर एक मसले मसाइल भी हैं। हमारे पास वाटर पोल्यूशन हो रही है, एयर पोल्यूशन हो रही है। ये कौन सी कॉस्ट होती है? एक्सटर्नल कॉस्ट आ गई हमारे पास। ठीक है। ऑयल वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, केमिकल्स वगैरह आ रहे हैं, तो एक्सटर्नल कॉस्ट आपके पास होती है। The industry is also accused of employing child labor and of having poorly constructed factories। चाइल्ड लेबर के भी मसले हैं भाई इधर, और फैक्ट्रीज के जो हालात है वो काफी खराब हैं। यानी कि यहाँ पर वर्कर्स की नीड को इग्नोर किया जा रहा है, वर्कर्स की प्रेफरेंस को इग्नोर किया जा रहा है। तो ये आपके पास वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी, और उसका उन लोगों ने आपको ये एक डेटा दे दिया है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखिएगा भाई जरा। पहला क्वेश्चन पार्ट ए, आइडेंटिफाई व्हाट इज इंक्लूडेड इन दी एचडीआई। हाँ भाई, क्या क्या चीजें? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बताता है एचडीआई। एचडीआई में क्या चीजें आती हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप लिख सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहां पर 1 मार्क मिल गया, और लिखो साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सेकंड, हाँ कौन सी वाली? ये क्या गिवन है? तो ये भी आता है इधर। जीएनआई पूरा लिखना, और ये जो स्कूलिंग, वेरी गुड, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग या फिर एजुकेशन।
सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन नहीं करना। यहां पर 3 मार्क मिल गए आपको। ठीक है, पूरे पूरे आपको 3 मार्क यहां पर मिल चुके हैं। जीडीपी नहीं बेटा, जीएनआई आता है, ग्रॉस नेशनल इनकम आती है पूरी। ठीक है भाई, पार्ट बी पे आ जाओ। अब तो आ गई हैं बेटे, आ जाएं। पार्ट बी। अरे आराम से बैठ। सर हाँ जब काफी आप बैठ जाए पे। हाँ हाँ। ये दो दो बैग क्यों लेके घूम रही हैं आप? सर वो मम्मा के साथ जाना है आप। नोटबुक निकाल। नहीं बेटे, फारसी की। सर पता नहीं मैंने इस बार क्यों पूछा, हालांकि मैं भी नहीं आती हूँ। पार्ट बी पे आ जाए। The passage states that RMG industry uses significant division of labor. Explain how this is likely to affect the average cost of firms in Bangladesh's RMG industry. अगर आप अपनी इंडस्ट्री में डिविजन ऑफ लेबर लेके चलते हो तो इससे आपकी कॉस्ट पे क्या अफेक्ट आ रहा होगा? कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? हाँ, सर ये आरजी स्पेशलाइजेशन, आरएमजी। वो क्या है, क्या बोलते हैं इसको? रेडीमेड गारमेंट्स। हम्म, एफिशिएंसी बढ़ेगी। वेरी गुड। पहले तो देखो, बताओ ना कि डिवीजन ऑफ लेबर होता क्या है, बता दो क्या होता है। वर्कर्स डिवाइड हो रहे होते हैं इनके वर्क। तो इससे फायदा क्या है, पहले आपने बताया एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फिर कॉस्ट कम हो जाएगी। अब यहां पर उसने आपको डिवीजन ऑफ लेबर बताया हुआ है किस तरीके से हो रहा है। सही है, एक बंदा कपड़े काट रहा है, एक उसको सी रहा है, एक असेंबली में है, एक पैकेजिंग में है। तो यहां पर आपने पूरा डिवीजन ऑफ लेबर लिख दिया ना। तो यहां पर आपने उसको एग्जांपल्स दे दी हैं और आपने बता दिया कि जी आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। सिंपल 3 मार्क का सवाल, 3 मार्क मिल जाएंगे। लिखो फौरन से, जल्दी से लिखो। डिफाइन ना भी करें तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक हेड स्टार्ट के लिए कर दिया करो। जल्दी से लिखो भाई। पेपर कौन सा है? मई जून 2025, पेपर 44। सर लिखना क्या है? कुछ नहीं लिखना बेटे, अभी बस सुनती सर रहें आप। सर आपने मैं डेटा रिस्पॉन्स करवा रहा हूँ, आप 20 मिनट लेट आई हैं, आपको कुछ पता ही नहीं होगा क्या हो रहा है। सब मेरी मम्मा पे पूछना। 5 मिनट पहले मुझे कह रही मुझे जाने हैं साथ। बोले, चल फिर ना। बेटे 1 मिनट ज्यादा नहीं लगना चाहिए, बहुत सिंपल आंसर है। एग्जाम्पल लास्ट में लिखना, ठीक है, एग्जाम्पल जो लिखी हुई है यहाँ पर। ये 4,000 है RMG। नहीं बेटे, डिविजन ऑफ लेबर के ऊपर देखें, एग्जाम्पल लिखी हुई है। आपके सर को भी क्रैश कोर्स का बता दें, अपने सर को बताइएगा, पास पेपर सेशन चल रहे हैं, एनरोल करवा लें क्लासेस में। बेटा कितनी देर लगेगी लिखने में, लिख दे। आधा सेकंड बचा के क्या कर लेगा? आप बेटा पेनाडोल खाओ पानी से, और पानी में जहर मिलाना। ऐसे आपको हजम नहीं होगी पेनाडोल। तो मेरे पास पैसा है। बस जहर का इंतजाम करवा लेते हैं मोहित भाई से, मैं दे दूंगा भाई।
मैं दे दूं इस नेक काम में, मैं पैसे दे दूं। सर फिर आप इम्पोर्टेड जहर मंगाएगा। ज्यादा से ज्यादा जहर खा के इसका पेट ही खराब होगा, जहर से तो कोई असर होगा नहीं इसका। डन हो गया, डन हो गया भाई, आंसर लिख लिया। चलो पार्ट सी। भाई वो आपसे पूछता है कि आइडेंटिफाई द प्रोबेबल मार्केट शेयर ऑफ आरएमजी इंडस्ट्री इन बांग्लादेश एंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम कंसिडर द लाइकली इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ लॉन्ग रन प्रॉफिट्स ऑफ फर्म्स इन दिस ऑफ दिस इंडस्ट्री। कहता है कि यार जो आपके पास आरएमजी की इंडस्ट्री गिवन है, उससे आपको क्या अंदाजा होता है कि ये कौन सा कंपटीशन चल रहा है। कहाँ गया, ये रहा ना, इतने इतने आपके पास 4,000 है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ये मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, परफेक्ट कंपटीशन है? परफेक्ट कंपटीशन है। ऑनलाइन वाले बेटा आप लोग भी बताओ। थाउजेंड ऑफ प्रोड्यूसर्स, बेटा देखो यही होता है जब आप तरीके से नहीं पढ़ते हो। 4,000 प्रोड्यूसर आपने पढ़ लिए, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा बाय क्वालिटी एंड सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। ये कौन सा कंपटीशन है? अबे मोनोपोलिस्टिक अभी तो बोला। ये कौन सा कंपटीशन है? कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर उसने बोला हुआ है कि यार हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन चल रही है, हालांकि परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंशिएशन नहीं होती। सैंपल आंसर बी, सैंपल आंसर भी करूंगा ना इसके, तो डायग्राम बना। तो ये है बेटा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उसने आपसे कहा हुआ है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि ये इंडस्ट्री कौन सी है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। 6 मार्क का है, डायग्राम आपने बनानी है। डायग्राम वगैरह बनाने के बाद 3 मार्क के डायग्राम के, सही है। कंसिडर कंसिडर द लाइकली इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ लॉन्ग रन प्रॉफिट्स ऑफ फर्म इन दिस इंडस्ट्री। भाई मोनोपोलिस्टिक में लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब यहां पे आओ जरा डायग्राम बना लेते हैं पहले तो। प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू, क्वांटिटी। फतवा कैसे बनता है? डिमांड इज इक्वल्स टू ए आर, फ्लैटर कर्व, एम आर। ठीक है, अब यहां पे आए, ये आ गई आपके पास एमसी। ठीक है, ये आ गई आपके पास एमसी। अच्छा, आप ऑपरेट करते हैं एमसी इज इक्वल्स टू एम आर पे लॉन्ग रन में भी। बेटे एमसी इज इक्वल्स टू एम आर कहां पर होता है? यहां पे। ये आपकी क्वांटिटी आ गई और ये आपकी प्राइस आ गई। सही है भाई, इतना फतवा था हमारे पास। फिर मैंने कहा था कि जहां पर ये वाला पॉइंट आता है, वहीं से आपकी कॉस्ट भी इंटरसेक्ट होनी चाहिए। ऐसे कॉस्ट इंटरसेक्ट होती हुई जा रही होगी आपकी। ठीक है, और ये आ गई आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट। ये बना नहीं, ये नहीं बनानी। छोड़ दे तो। सर आप सीरियस से काम ऐसे ये नहीं बनानी, मैं भी सुनूंगी। यहां पर बेटा आपका पॉइंट ए या पॉइंट बी जो आप लिखना चाहें, तो आपको ये बात पता है कॉस्ट और प्राइस दोनों बराबर हो गई हैं। आपका रेवेन्यू और आपकी कॉस्ट दोनों बराबर हैं, तो आपके पास कोई भी प्रॉफिट एज सच नहीं हो रहा। ब्रेक इवन पर ऑपरेट करें। ठीक है, आप आ गए, इसके डायग्राम बना लिया। अब बेटा आपने उसको 3 मार्क तो गेन कर लिए, 3 मार्क आपने यहां पर गेन कर लिए। यहां तक पहले कॉपी कर लो। बना ली डायग्राम सबने? बेटा ऑनलाइन सबने डायग्राम बना ली है? अब आप उसको बताएंगे कि ये कौन सा कंपटीशन है। यहां पर 1 मार्क और मिल गया, यहां पर 1 मार्क और मिल जाएगा आपको चीफ आत्मा। यहां पर 1 मार्क और मिल जाएगा आपको मोनोपोलिस्टिक का बताने का और डायग्राम। नहीं नहीं, 3 मार्क डायग्राम के हैं, 1 मार्क ये बताने का कि ये मोनोपोलिस्टिक। सही है, 4 मार्क मिल चुके हैं अब तक आपको। अब आपने बताना है कि लॉन्ग रन में हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है मोनोपोलिस्टिक में।
भाई वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास मार्केट स्टेबलाइज हो जाती है, नए एंट्रेंट नहीं आ रहे होते या मार्केट से एग्जिट नहीं हो रहे होते। लॉन्ग रन में एक ही सिचुएशन चलती है जो कि अपनी लॉन्ग रन वाली नॉर्मल प्रॉफिट है, जो आप लोगों को पता है। बस आपने वो एक्सप्लेन करना है और रिमेनिंग 2 मार्क आपको मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम, कोई मसले वाली बात बेटा? बेटा मोनोपोलिस्टिक का आपने नाम बताया, ठीक है। अब आपने रीजनिंग देना है कि लॉन्ग रन में प्रॉफिट कौन सा हो रहा है, कौन सा वाला हो रहा है, बस ये इसको एक्सप्लेन करना है, खत्म। समझ गए? कोई टेंशन वाली बात? बेटा डेटा रिस्पॉन्स मैं पर्सनली फील करता हूं कि ओ लेवल एएस और ए2 में से सबसे इजीएस्ट ए2 में आती है, आसान ए2 के अंदर आती है। अब तक बेटा कोई मुश्किल सवाल आया ही नहीं। ये देखो कितना घटिया सवाल था, 3 मार्क का, कि एचडीआई के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। फिर एक और घटिया सवाल, डिवीजन ऑफ लेबर के क्या फायदे हैं, ये तो ग्रेड 8 के बच्चे को पता होते। अगर आपने केस सही से पढ़ा होता तो आप इजीली बता सकते थे कि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, समझे? तो अगर चलो मैं कहता हूं इसमें तुमने 3 मार्क 4 मार्क लिए, 4 मार्क लिए, 6 पूरे नहीं लिए, यहां पर तो 3 ले सकते हो ना, यहां पर तो 3 ले सकते हो, घटिया सवाल है। 4 मार्क यहां पर आ गए, 10 मार्क तो हो गए आपके। इसमें 8 मार्क का सवाल है, इसमें 5 ले आओ, 15 आ गए 20 में से। थोड़ा सा अगर स्मार्ट वर्क करेंगे, चीजों को ब्रेक डाउन करके चलेंगे, एक टारगेट बना के चलेंगे, इजीली ए आ सकता है। पार्ट डी पे आ जाओ, इसका मैं आंसर आपको लिखवाऊंगा। With reference to the article, assess whether there is enough evidence to conclude that living standards in Bangladesh have improved since 1971. जब से बांग्लादेश आजाद हुआ है तब से लेके अब तक, क्या हमारे पास केस में एविडेंस इतना है कि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि बांग्लादेश में इकोनॉमी ग्रो की है कि नहीं की अब तक? तो बेटा देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने देखो क्या लिखा हुआ है, हेडिंग डाली हुई है इकोनॉमिक ग्रोथ की, यानी कि इस पैराग्राफ में सारी इकोनॉमिक ग्रोथ की बातें लिखी हुई हैं। तो जरा एक एक करके बताएं कैसे फायदा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आ रही है बंगालियों में? इंडस्ट्रीज लग रही हैं, और एक्सपोर्ट बहुत कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट की भी बात लिखी हुई है, ये देखो, ये रहा। हाँ, इनका जीएनआई बढ़ रहा है। ये एविडेंसेस वो हैं जिसमें हमें नजर आ रहा है कि वाकई में ग्रोथ आ रही है, और प्राइमरी से सेकेंडरी एंड टर्शरी जा रहे हैं, और लो इनकम से मिडिल इनकम में मूव कर रहे हैं, यानी कि परचेजिंग पावर बढ़ रही होगी, जो केस में और हमारे पास लिखा हुआ था। ये देखो कहाँ गया वो लो इनकम, ये रहा, सही है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज भी है कि इनकी एम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयमेंट इनकी भले एग्रीकल्चर में कम हो रही है बट आउटपुट ओवरऑल बढ़ रहा है। हम इनोवेशन की तरफ देखो ना, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की हुई है, समझे? और बताओ, सप्लाई बढ़ रही है, एचटीआई आपका बेहतर हो रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, और बताओ भाई। और बोलो, चलो अब उस पे आ जाओ, कैसे क्या क्या एविडेंसेस हैं जो बताते हैं कि बांग्लादेश का बेड़ा गर्क हो रहा है, बताइएगा। हैं? सर एम्प्लॉयमेंट अगर कम हो रही है तो 4.4 वर्कर्स मिलियन वर्कर्स भी तो एम्प्लॉयड हो गए। एक सेकंड, एक सवाल है कि सर कैन बी टेल के लॉन्ग टर्म में एडवांटेजेस हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हाँ तो ये सब फायदे हैं ना, आप तो जरा ड्रॉबैक्स पे आ जाए ना। वो सब फायदे हो गए ना, अब ड्रॉबैक पे आ जाए कि क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश का जो है वो मामलात आउट चल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ बढ़ रही है? सर अनएम्प्लॉयमेंट चाइल्ड लेबर, वेरी गुड। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर का मतलब है कि हम लोग, हाँ, पॉल्यूशन एयर एंड वाटर। पोल्यूशन, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, वेरी गुड। सिमरन का मैसेज आया है कि सर मेजॉरिटी लोग किस में एम्प्लॉयड हैं? मेजॉरिटी लोग जो हमारे हैं क्लोथिंग इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट हैं। किस पे डिपेंडेंट है भाई? क्लोथिंग इंडस्ट्री में। आपके सामने 4.4 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। अब इन लोगों ने पंगा डाल दिया कि जी चाइल्ड लेबर है,
या पुअर फैक्ट्रीज हैं, वर्कर्स को काम सही नहीं मिल पा रहा। हमारी तो चलो खैर है, लेकिन यूरोपियन या गोरे जो है ये थोड़े से सौ खुशबू होते हैं, इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है अगर आप चाइल्ड लेबर इस्तेमाल कर रहे हो। हमें तो घंटा नहीं कोई फर्क पड़ता, जाहिर है अपना बच्चा भाई पेट पाल रहा है, अपने घर का पेट पाल रहा है, हमें क्या उससे, हमें तो चीज से मतलब है। लेकिन गोरों को मसला होता है इस चीज में। अब गोरे को कल को पता चला कि यार बंगाली तो चाइल्ड लेबर यूज कर रहे हैं, और जब वो चाइल्ड लेबर यूज करेगा तो गोरा तो गर्म हो जाएगा, बोलेगा भाई ये क्या बात हुई है। चाइल्ड बंगाली बिल्कुल क्या क्या बच्चे उनके इसको क्या मसला है। नहीं बेटा, इससे इसको ना वो बोलते हैं, ये एथिकली ठीक नहीं होता। अब बच्चे का काम नहीं है कि वो आपके साथ आपके लिए कपड़े बनाए या आपको सब्जियां वब्जियां दे। यहाँ पर तो बड़ा कॉमन है, चाय के होटलों पे हमें मक्सर दिख जाते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है, जिंदगी इस तरह नहीं गुजरती। तो गोरे थोड़े से सेंसिटिव है इस मामले में। नहीं, डेफिसिट नहीं। वो लिखा होता है रिड्यूस द डेफिसिट। गोरे इस मामले में थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, तो गोरों को जब पता चलेगा कि बंगाली तो चाइल्ड लेबर यूज करते हैं, तो चांसेस हैं कि गोरा आपसे माल लेना छोड़ दे। और जब वो आपसे माल लेना छोड़ देगा तो फिर आपकी इंडस्ट्री कहाँ जाएगी। आपका एक बहुत बड़ा जीडीपी है जो क्लोथिंग इंडस्ट्री से आता है। अच्छा, और क्या पॉइंट्स हैं, और बताओ भाई। मोर डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सही है, ये बात भी लिखी हुई है। ट्रेड यूनियन कुड लीड टू इंडस्ट्रियल एक्शन टू डिस्टरप्ट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स। ट्रेड यूनियन का यहाँ पर जिक्र कोई नहीं है, अगर जिक्र होता तो फिर हम बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन अवॉइड करें इस पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड यूनियन का जिक्र नहीं है। पुअरली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट्रीज, भले इंसान कितना भी ग्रो कर जाए, लेकिन वही है कि वो अपने हालात नहीं बदलना चाहता। तो इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे बड़ी खराब हैं, यहाँ जहाँ पर रिस्क है कि यार एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। प्रोडक्शन क्या पता आपकी उतनी खास ना हो, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। सही है। और क्या आप क्या कह रही थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का क्या लिखा हुआ है। सर देखें 23 बिलियन के नीचे रिड्यूस द डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये इसकी बात कर रही हैं आप, इसकी आई जो रिड्यूस कहाँ लिखा हुआ है कि इससे बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर करेंगे, हैं। नहीं रिड्यूस द डेफिसिट ऑन इट्स कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा ये बेटा आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझी ना, कॉन्टेक्स्ट में वो बता रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट डबल हैं और इंपोर्ट्स कम हैं, तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा हैं, हम सरप्लस में ही चल रहे हैं। अच्छा, उसने आजान ने लिखा कि एम्प्लॉयमेंट रेट फेल फ्रॉम 65 to 38%, हेंस इनकम गैप ग्रू। सीधी सी बात है कि बेटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है एग्रीकल्चर के अंदर, भले से ही आप सेकेंडरी में जाना शुरू हो रहे हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है ना। जो किसान है वो तो काम नहीं कर सकता सेकेंडरी टर्शरी वाला। तो ये कुछ मसले मसाइल हैं आपके पास, ठीक है जी। ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात की जाए, तो कंक्लूजन के अंदर हमें देखो, कभी भी डेटा रिस्पॉन्स होता है ना, हम लोग एक स्टेटमेंट है जो लिख सकते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है कि यार हमें ना एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया गया सही से, जो आप लोग बिजनेस स्टडीज में भी करते हो। क्या मतलब, क्या यहाँ पर एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, नहीं हो रही। क्या यहाँ पर पीने के साफ पानी की बात हो रही है, नहीं हो रही। क्या यहाँ पर इयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात हो रही है, नहीं हो रही। तो जब वो आपसे पूछता है कि लिविंग स्टैंडर्ड कैसे हैं आपके, और आपके पास क्वालिटेटिव फैक्टर्स ही नहीं हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। सोचने वाली बात है ना। अगर आपका जीएनआई बढ़ रहा है यानी कि आप ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप हेल्दी हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मरेंगे नहीं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप लग्जरियस लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर रहे। बात समझे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आइडेंटिफाई करनी होती हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, और इस केस में हमें उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन एज सच नहीं गिवन। तो जाहिर है जब इंफॉर्मेशन ही आपके पास गिवन नहीं है, तो आप कैसे जज कर सकते हैं कि बांग्लादेश वाकई में ग्रो करके गया है कि नहीं करके गया। समझे बात को, क्लियर है पूरी कहानी। आप जरा आंसर लिखना शुरू करें। सर हम यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर का वो लिख सकते हैं सर। क्या ये लिखे वर्कर्स बोर हो जाएंगे। डिवीजन ऑफ लेबर का सवाल नहीं है ये। नहीं लेकिन लाइक कह रहे हैं ठीक है।
सर हम ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो इकोनॉमी है उसका ऐसे एक पार्ट जो है वो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। अगर इंटरनेशनल ट्रेड में आगे ये मसला है तो हाँ, ये भी आप कह सकते हो कि आपका मेजोरिटी एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है। कल को लड़ाई झगड़े हो गए या फिर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई तो फिर आपका तो एक्सपोर्ट ही रुक जाएगा सारा। सर अगर मैं एएस मैक्रो की रिकॉर्डिंग ना देखूं और क्रैश कोर्स देख लूं तो ए2 का भी टाइम। हाँ, ऐसे कर लें, कोई मसला नहीं, ऐसे कर लें। चले भाई, लिखना स्टार्ट करें। लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूड both monetary factors, अब ब्रैकेट में लिखिएगा, both monetary factors ब्रैकेट में लिखें, like income and non-monetary factors like health, comma education and environment, full stop. The article provides some evidence that living standard in Bangladesh have improved since 1971, comma, mainly through increase in income and development indicators, full stop. Next paragraph. There is clear evidence of improvement, full stop, GNI per capita has increased significantly from $2342 $2342 to $5823। ये सब एप्लीकेशन के मार्क्स हैं, कॉमा, showing higher average incomes, full stop. HDI has also risen from 0.49 to 0.66
अरे क्या हो गया भाई? सर खांसी नहीं रुकती, नहीं कि वो बस को अंदर डाल भी रही हूँ तब भी वो नहीं रुक रही। आप ना गले को थोड़ा सा आराम दें, 48 घंटे के लिए कुछ ना बोले। ये थोड़ा सा आराम देंगी ना गले को। भी खराब नहीं, देखे कितनी अच्छी आवाज निकल रही है। अब वो खांसी नहीं रुक रही, 2 हफ्ते से खांसी लगी और खांसी तो रुकने बेटे 2 हफ्ते का इलाज बता दिया ना मैंने आपको। 2 दिन आप सिर्फ कुछ कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप सिर्फ नमाज पढ़े। 2 दिन। नहीं, मुझे नहीं तरसना। ठीक है सर, ठीक है। 0.49 and 0.66, suggesting better education and health outcomes. Full stop. In addition, comma, agricultural productivity has increased and the balance of trade has improved. With higher net exports and a wider range of imported goods, which can improve consumer choice and quality of life. Full stop. Next paragraph. However, ना लंबा आंसर। there are also drawbacks. Full stop. Economic growth has led to negative externalities such as air and water pollution, which reduce quality of life. Full stop. There is also an evidence of child labor and poor working conditions, meaning not everyone benefits equally. Full stop. Some workers have lost jobs in agriculture, comma, and poorly constructed factories suggest unsafe environments, comma, limiting overall improvement in living standard. Full stop. Next paragraph.
थोड़ा सा ऊपर करिए। हाँ। डन हो गया यहाँ तक सबका? नहीं। डन हो गया, चले। अरे रुक जाए सर। ओवरऑल while there is evidence of rising income and development, comma, the article does not provide enough information on key non-monetary factors like healthcare, comma, housing, and education in detail, full stop. Therefore, it is difficult to fully conclude that living standards have improved significantly. Full stop. कर लिया भाई सबने कॉपी? यहाँ पे आपका ये 8 मार्क का आंसर एंड हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा आंसर था, बहुत ही हल्की डेटा रिस्पॉन्स थी। बेटा कितना ही। अच्छा भाई, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटे मई जून 25 पेपर 44। ये वाला पेपर हम लोगों ने देखना है जरा, इसको जरा देखिएगा भाई। इसका सेक्शन बी जरा देख लेते हैं। पहले सेक्शन ए हम लोग कर चुके हैं, सेक्शन बी देख लेते हैं। कहता है कि यार विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, कभी भी A2 में सवाल आता है जहां पर वो कहता है कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, और आप डायग्राम नहीं बनाते तो आपको 8 मार्क से ज्यादा नहीं मिलेंगे। हेलो, थैंक यू जी। आपको 8 मार्क से ज्यादा नहीं मिलेंगे अगर वो क्लियरली आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। कंसिडर वेदर इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन अ मार्केट इकोनॉमी। कहता है कि यार मुझे ये बताओ कि क्या बिना गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के हम लोग एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं? अगर गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे, यानी कि गवर्नमेंट ना टैक्सेस लगा रही है, ना सब्सिडीज दे रही है, ना गवर्नमेंट प्रोविजन कर रही है, ना एडवर्टाइजिंग कर रही है, तो क्या इज इट पॉसिबल फॉर अ मार्केट इकोनॉमी टू अचीव इकोनॉमिक एफिशिएंसी? ये सवाल आपके पास है भाई। तो ओवरऑल ये पूरा एक एफिशिएंसी मार्केट फेलियर का क्वेश्चन है, प्रोडक्टिव और एलोकेटिव। जी हाँ बिल्कुल। तो अब देखो कहानी यहां पर क्या है, क्योंकि वो बात कर रहा है फ्री मार्केट इदारे के हिसाब से, तो आपको यहां पर परफेक्ट कंपटीशन भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। कि देखो परफेक्ट कंपटीशन में जब हम लोग लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं तब तो हमारे पास हो रहा होता है ना, तब तो हम लोग अचीव कर रहे होते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी। लेकिन जब लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास नहीं होता तब हम लोग नहीं अचीव कर रहे होते हैं। प्लस एक और बात यहां पर ये है, एक और बात यहां पर ये है भाई कि इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, ओलिगोपोली हो गया, ये भी आपके मार्केट इकोनॉमी का पार्ट है।
तो अब जाहिर सी बात है कि मैं इतनी डिटेल हर किसी के बारे में तो नहीं लिखूंगा कि मोनोपोली क्या है, ओलिगोपोली क्या है, बट मैं एक जनरलाइज्ड आइडिया तो दे सकता हूँ कि यार इम्परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स जो हैं वो एफिशिएंट नहीं होती बिकॉज देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव सोसाइटी को फायदा देना तो है ही नहीं। सोसाइटी में क्या काम चल रहा है, क्या हिसाब किताब चल रहा है, हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब यहां पर देखें जी, स्टार्टिंग कैसे करेंगे आप? यू विल स्टार्ट बाय डिफाइनिंग एफिशिएंसी, व्हाट प्रोडक्टिव एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी इज, और आपने उसको लिंक कर दिया परफेक्ट कंपटीशन के साथ कि परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट जो है वहां पर आपको दोनों तरह की एफिशिएंसी अचीव हो रही होती है। अब आपने बताना है कि हम लोग बिना गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के कैसे एफिशिएंसी अचीव कर पाएंगे इन परफेक्ट कंपटीशन। तो आपने बताना शुरू किया कि भाई लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट पे यू ऑपरेट एट द लोएस्ट ऑफ योर कॉस्ट व्हिच मेक्स यू प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, एट द सेम टाइम यू आर ऑपरेटिंग एट एमसी इज इक्वल्स टू एआर व्हिच मेक्स यू एलोकेटिवली एफिशिएंट। कैसे करता है? डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के समझाओ, एक्सप्लेन करो, कहानी खत्म हो गई। परफेक्ट कंपटीशन की जाहिर सी बात है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएंगे आपके, थाउजेंड ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, मेनी बायर्स हैं, मेनी सेलर्स हैं, और एक फर्म अकेली नहीं होती जो कि पूरी मार्केट को जो है वो छेड़ सके और पूरी मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके। So you have to make sure कि you're operating at a normal profit situation. अब आ जाएं कि जब गवर्नमेंट नहीं होगी तब क्या क्या मसले मसाइल आएंगे। पब्लिक गुड नहीं होगा, प्राइवेट गुड ओवरचार्ज होगा, मैरिड गुड कम होगा, डीमैरिड गुड ज्यादा होगा, मोनोपोली, मोनोपोली ये भी आपके मार्केट फेलियर को इंक्रीज करता है। तो आपने डायग्राम्स बनाना शुरू की। भाई ये फर्स्ट डायग्राम आपकी आ गई है एमएसबी एमएससी वाली, ये आ गई आपकी मैरिड गुड की, ये आ गई आपकी डी मैरिड गुड की। आपने डायग्राम्स एक साथ बना ली हैं भले सारी। अब आप एक्सप्लेन करना शुरू करो कि विदाउट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट हमें कैसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपने एक्सप्लेन किया, आपने उसको इम्परफेक्ट के साथ लिंक किया कि भाई इम्परफेक्ट कंपटीशन में तो वैसे ही इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, उधर तो वैसे ही लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो जब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इम्परफेक्ट नॉलेज है, तो प्रॉब्लम्स तो आपके पास आ ही रही होंगी ना। देखो पब्लिक गुड आ गया, अब उसने खुद आपको बोला ना कि आप मार्केट इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हैं, तो मार्केट इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट नहीं है तो पब्लिक गुड कौन देगा? कोई नहीं देगा। पब्लिक गुड कम होने का मसला। और प्राइवेट फर्म क्यों नहीं देती पब्लिक गुड? ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री राइडर प्रॉब्लम, मोनोपोली पावर, कि वो सप्लाई को रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, चीजें कम बनाते हैं ताकि ज्यादा चार्ज कर सकें, इन इलास्टिक डिमांड होती है। आप चाहो तो मोनोपोली की भी डायग्राम बना सकते हो प्रॉफिट मैक्स वाली, मर्जी है, बनाना चाहते तो बना सकते हैं, वरना ओवरऑल हम 4 डायग्राम्स बना चुके हैं। फैक्टर इन मोबिलिटी, कि भाई इजीली स्विच नहीं कर सकते फ्रॉम कैपिटल टू लेबर या लेबर टू कैपिटल इंटेंसिव, हम लोग इजीली स्विच करना हमारे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इक्विटी इश्यूज, इक्विटी इश्यूज क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं, समझे? एफिशिएंट यूज नहीं होता। तो यहां पर हम सिर्फ बुराइयां बता रहे हैं कि विदाउट गवर्नमेंट हम लोग क्यों एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं कर सकते। अब यहां पर गवर्नमेंट का रोल क्या आएगा? गवर्नमेंट टैक्सीज टैक्सेस लगा सकती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे सकती है, गवर्नमेंट एजुकेशन दे सकती है, नॉलेज दे सकती है। माइंड में ये क्वेश्चन पॉलिसीज का नहीं है। अगर तो आप लोग पॉलिसीज के बारे में पूरी एक खतो किताबत लिखना शुरू कर देते हैं तो पॉलिसीज का मार्क्स नहीं है भाई। मैंने पॉलिसीज डाली हैं लेकिन सिर्फ एक पैराग्राफ में छोटी सी, कि यार ये तरीकेकार हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है और गवर्नमेंट चीजों को ला सकती है, सीधा कर सकती है। पहले हम बता रहे थे कि जब गवर्नमेंट नहीं होगी तब क्यों मार्केट फेलियर होगी। इवैल्यूएशन में हम बताएंगे कि गवर्नमेंट के आने के बाद भी क्यों चांसेस होते हैं मार्केट फेलियर के। अब यहां पर देखो, क्योंकि सवाल तो यही पूछता है ना कि जब गवर्नमेंट आएगी तो मार्केट फेलियर के मसले ही खत्म हो जाएंगे। अब मुझे बताना है कि भले से गवर्नमेंट आ जाए उसके बावजूद भी आपके मसले हल क्यों नहीं हो रहे। तो पहला, कंडीशंस फॉर एफिशिएंसी इन फ्री मार्केट। देखो बेटा, पहली बात तो परफेक्ट कंपटीशन रियलिटी में तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो परफेक्ट इंफॉर्मेशन नाम की चीज पूरी दुनिया में कोई नहीं है, किसी को भी जो है वो परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। तो परफेक्ट कंपटीशन जो एक पहला जो मैंने पॉइंट लिखा था उसका मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, उसके मैं एक क्रिटिसिज्म बता रहा हूं कि भाई इस तरह की चीज दुनिया में होती ही नहीं, पहली बात।
दूसरी बात भाई, किसने कहा कि फ्री मार्केट इदारा हमेशा ही नुकसान पहुंचाएगा? क्या आपने डायनामिक एफिशिएंसी का नाम नहीं सुना? डायनामिक एफिशिएंसी क्या होती है? एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो क्या फ्री मार्केट इदारा एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं करता? बिल्कुल करता है। डायनामिक एफिशिएंसी भी तो आ रही है आपके पास। अच्छा, फिर उसके बाद इंसेंटिव वर्सेस इंटरवेंशन। भाई गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है? इंटरवीन कर लो, सब्सिडीज दे दो, टैक्सेस लगा दो, रेगुलेशंस लगा दो, फाइन्स लगा दो, पेनल्टीज लगा दो, इसे कहते हैं इंटरवेंशन। ऑन दी अदर हैंड एक होता है इंसेंटिव। इंसेंटिव का क्या हिसाब किताब है? इंसेंटिव का ये हिसाब किताब होता है कि यार आप अगर पोल्यूशन कम करेंगे तो हम आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड देंगे, आप अगर पोल्यूशन कम करेंगे तो हम आपके बिजली के बिल कम कर देंगे। समझे? जिस तरह जन्नत है और जहन्नुम है, दोजख है और जन्नत है। भाई अल्लाह ने हमें इंसेंटिव दिया हुआ है ना अच्छा काम करने का। भाई तुम अच्छा काम करोगे, तुम नमाज पढ़ोगे, तुम रोजा रखोगे, ये करोगे वो करोगे, तुम्हें जन्नत दूंगा। तो इंसेंटिव है। अगर अल्लाह पाक ऐसा कोई ऑप्शन बनाता ही नहीं तो लोग क्यों करते? कहने का मकसद क्या है? तो अल्लाह ने एक इंसेंटिव दिया हुआ है ना। सेम काम गवर्नमेंट इस तरीके से कर सकती है कि गवर्नमेंट जो है वो फर्म्स को बोले कि भाई आप एफिशिएंट हो जाओ, हम आपको बेनिफिट देंगे। ये इंसेंटिव है। अच्छा, इंफॉर्मेशन एडवांटेज ऑफ मार्केट्स। भाई यहां पर क्या है कि इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक फ्री मार्केट खुद को स्विच करता है। तो हम लोग यहां पर इवैल्यूएशन में बता रहे हैं कि यार कि गवर्नमेंट के हर बार आने से भी फायदा नहीं होता, और जरूरी ये भी नहीं है कि अगर गवर्नमेंट नहीं आ रही तो हम एफिशिएंट कभी भी नहीं होंगे। तो इंफॉर्मेशन से जो है हमारी फर्म्स अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वो खुद को चेंज कर रहे होते हैं। टाइम पर्सपेक्टिव क्या होता है? लॉन्ग रन शॉर्ट रन के मसले। अब गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लगाएगी वो मोस्टली लॉन्ग रन होती है, तो फॉरेन से तो इम्पैक्ट कभी भी नहीं आ सकता ना। तो मार्केट फेलियर को अगर आपने रोकना है शॉर्ट टर्म में तो आपके लिए बड़ा मसला होगा। इक्विटी और एफिशिएंसी का ट्रेड ऑफ। अगर गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रही है, अगर गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट दे रही है, इलाज फ्री करवा रही है, तो लोग मिसयूज भी तो कर सकते हैं कि नहीं? समझे? तो यहां पर फेयरनेस के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। फेयरनेस अक्सर औकात नहीं मिल पाती। तो ओवरऑल ओवरऑल जजमेंट क्या है कि यार फ्री मार्केट में पोटेंशियल होता है एफिशिएंट होने का, बट द बेस्ट केस सिनेरियो इज कि गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन करे और गवर्नमेंट जो है वो रियल वर्ल्ड के हिसाब से पॉलिसीज लगाए और मिक्स्ड पॉलिसीज चले। ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही गवर्नमेंट के हाथ में दे दें या आप पूरा ही फ्री मार्केट के हाथ में दे दें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर तो मार्केट फेल होगी ही होगी। बात समझ गए? जी मैमुना लिख सकते हैं आप, ओवर प्रोडक्शन ऑफ डीमेरिट गुड। क्लियर है? वालेकुम सलाम यार बेजलानी बेटा, अभी होंगे पेपर चेक, वो जाहिर है इतने सारे पेपर्स हैं तो वो एक वक्त में तो नहीं हो सकते, टाइम लगेगा थोड़ा सा। अच्छा अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। इवैल्यूएट वेदर द एमआरपी थियरी ऑलवेज एक्सप्लेन्स द डिफरेंस इन वेजेस। अच्छा देखो, जो लेबर मार्केट, ये लेबर मार्केट का सवाल है। लेबर मार्केट का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि लेबर मार्केट के अंदर ना ओवरऑल आप एक समरी लिख रहे होते हो, आप एक समरी लिख रहे होते हो, बट अगेन वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप समरी कितनी लिखोगे और किस बारे में लिखोगे। तो ओवरऑल भाई आपको जरा बड़ा देखभाल के ये चीज करनी पड़ेगी। अब यहां पर वो क्या पूछता है? वो पूछता है कि यार मुझे ये बताओ कि अगर मैं एमआरपी थ्योरी को लेके चलूं, अगर मैं एमआरपी थ्योरी को लेके चलूं तो मुझे आप ये बताएं कि वेज डिफरेंशियल्स के बारे में मुझे कैसे पता चले। अब वेज डिफरेंशियल्स क्या होते हैं? वेज डिफरेंशियल्स का मतलब ये होता है कि जहां पर आप डिफरेंट वेजेस दे रहे होते हैं हर बंदे को, डिपेंडिंग अपॉन हिज एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन हिज नॉलेज, हिज स्किल्स, उसका। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि भाई ये मर्द है तो ज्यादा पैसे दूंगा, ये औरत है तो कम पैसे दूंगा, ये पठान है तो कम पैसे दूंगा, ये पंजाबी है ज्यादा पैसे दूंगा। ये डिस्क्रिमिनेशन का भी निजाम हमारे पास चल रहा होता है। तो अब सवाल में आपसे ये पूछ रहे कि यार ये जो एमआरपी थ्योरी है, एमआरपी थ्योरी बनती कैसे है? मार्जिनल रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट, यही होती है ना एमआरपी थ्योरी।
तो ये कैसे एक्सप्लेन करेगा डिफरेंसेस इन वेजेस के बारे में? ये कंपैरेटिवली मुश्किल सवाल था, मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं ये अटेम्प्ट नहीं करता। कंटेंट राइटिंग इसकी इजी है, लेकिन समझना थोड़ा सा मुश्किल है इस क्वेश्चन। तो भाई आपने स्टार्ट कैसे किया? आपने स्टार्ट किया बाय डिफाइनिंग व्हाट एमआरपी इज। आपने एमआरपी को एक्सप्लेन किया, आपने एमआरपी की कहानी बताई। एमआरपी का मतलब क्या होता है कि हम लोग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, व्हाट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, के एक एडिशनल वर्कर कितना एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। दिस इज व्हाट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज व्हेन वी मल्टीप्लाई विद इट्स प्राइस। ठीक है, कितना मार्जिनल रेवेन्यू मुझे मिल रहा है, तो वो मेरे पास आता है एमआरपी। ठीक है, तो अगर मैं एक वर्कर की क्वालिटी को मेजर करने जाता हूं, तो मैं ये दो चीजों को कंसिडर कर रहा हूं कि वो कितना प्रोडक्ट बना रहा है, एमपी, मल्टीप्लाइड बाय उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद मुझे कितना रेवेन्यू मिलेगा, एमआर। दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो एमआर भी बन गया। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो दोनों चीजें यहां पे, प्राइस भी मैटर कर रही है, प्रोडक्टिविटी भी मैटर कर रही है। अब एक फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट करना। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? ये सही है, ये आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है कि हम ऑपरेट कर रहे हैं एमसीएल इज इक्वल्स टू एमआरपी पे, और हम लोग जो है वो इस पॉइंट पे आके रुक जाएंगे। मैं इससे कम वर्कर हायर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने कम वर्कर हायर किया तो मुझे लॉस है, अगर ज्यादा वर्कर हायर किया तो मुझे क्या कहते हैं, इधर भी लॉस है। यहां पर लॉस क्या है कि ये एडिशनल प्रॉफिट मेरा जाया हो जाएगा, और यहां पर तो वाकई में लॉस है, कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू का। सही में, तो इस तरीके से आपने उसको बताना है। अच्छा, अब आ जाएं व्हाट इज एमआरपी, उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग लेके चलेंगे। एमआरपी आपने बताया जी, एमपी मल्टीप्लाइड बाय एमआर इज इक्वल्स टू एमआरपी। आपने ये डायग्राम नोट्स में भी बनी हुई है, ये डायग्राम आपने फॉलो की और आपने ये डायग्राम बना ली। अब आपने उसको बताना शुरू किया। अब आपने उसको क्या बताया? सर इसमें वो तीन डायग्राम्स भी बना सकते हैं जिसमें हम कहते हैं कि ट्रेड यूनियन क्या, नहीं 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 नहीं, उस पर भी बताऊंगा, उसकी कहानी अभी समझाऊंगा। ये सवाल उससे लिंक नहीं है। आप, मैं समझ गया, आप बायलैटरल मोनोपोली की बात कर रही हैं, जहां पर एक मोनोपोली पावर है, गवर्नमेंट पावर है, और एक ट्रेड यूनियन पावर है। वो इवैल्यूएशन में आएगी, क्योंकि ये सवाल उसका नहीं है। ये सवाल प्योरली एमआरपी का लिंक कर रहा है, ये सवाल उसका है नहीं। ये चीज हम डालेंगे इवैल्यूएशन जब वेजेस की बात करेंगे। अच्छा सर, आपका एमपीपी यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट किस तरीके से चेंज हो सकता है? डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, आप कितना बेहतर काम करते हैं, फिर आप किस मार्केट स्ट्रक्चर में ऑपरेट कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। इफ यू आर ऑपरेटिंग इन अ परफेक्ट कंपटीशन देन फर्म इज अ वेज टेकर। वही वेज जो मार्केट में चल रही होगी, एवरीवन विल बी गेटिंग अ सेम वेज। ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है कि फातिमा को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो आमना को कम पैसे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्म सारी की सारी वेज टेकर है, बट इन द इम्परफेक्ट वर्ल्ड जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, मोनोपोली जो होती है वो एक वेज डिसाइड करती है, और वो फिर डिफरेंट वेजेस लेके चल रही होती है, और वो अपने डिफरेंट हिसाब किताब लेके चल रही होती है। प्लस वेज डिटर्मिनेशन इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, जो कि बेसिक इक्विलिब्रियम होता है। अगर डिमांड ऑफ लेबर ज्यादा है तो आपकी वेजेस बढ़ती हैं, अगर डिमांड ऑफ लेबर कम है तो वेजेस कम होंगी। अगेन सप्लाई ज्यादा है तो वेजेस कम होंगी, सप्लाई कम है तो वेजेस बढ़ेंगी। तो ये एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई आपको परफेक्ट इम्परफेक्ट के बारे में इतना एक्सटेंसिवली लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीजें आएंगी आपकी इवैल्यूएशन। फिर आपने बता दिया कि जी सिमिलरली लो एमआरपी वाली जॉब जो है में स्टिल हैव हायर वेजेस अगर सप्लाई कम है डिमांड की, जो मैंने आपसे भी बात की है। तो ये आपकी जनरलाइज्ड डिस्कशन थी। अब इवैल्यूएशन इस बेसिस पे देनी है कि यार रियल वर्ल्ड में क्या एमआरपी थ्योरी इतनी इफेक्टिव है। ये जो हमने ग्राफ पढ़ा, ये जो हमने ग्राफ पढ़ा कि एमआरपी थ्योरी वगैरह की जो है हिसाब किताब चल रहा है, क्या ये रियल वर्ल्ड में इतना इफेक्टिव है? तो पहला पॉइंट आ रहा है अनरियलिस्टिक असम्पशंस ऑफ एमआरपी। अव्वल तो एमआरपी ये अज्यूम करता है कि हम परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओवरऑल परफेक्ट कंपटीशन जैसी चीज रियलिटी में होती ही नहीं, पहला मसला। परफेक्ट कंपटीशन भैया रियलिटी में है ही नहीं, और परफेक्ट कंपटीशन ऑफ लेबर भी रियलिटी में नहीं है, ये सिर्फ एक गिने चुने इलाकों में है। जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री जो माइन कर रहे हैं, ऑयल इंडस्ट्री जो ऑयल रिग्स में काम कर रहे हैं, हालांकि उनकी वजह में भी डिफरेंसेस होते हैं, सबकी परफेक्टली बराबर नहीं होती, पहला मसला।
फिर आता है मेजरमेंट प्रॉब्लम। अब मेजरमेंट प्रॉब्लम का मतलब क्या है, ये खास तौर पे आता है सर्विस सेक्टर में। देखो हम लोग एमआरपी में क्या डिसाइड कर रहे हैं कि एक वर्कर ने कितना एडिशनल प्रोडक्ट बनाया, सही है ना। अब ये तो इंडिविजुअलिटी पे बात आ गई ना, भाई हादी ने कितने मोबाइल फोन बनाए। अब हादी अकेला तो मोबाइल फोन बना नहीं सकता, डिवीजन ऑफ लेबर चल रही होगी। भाई एक वर्कर है जो स्क्रीन बनाता है, एक वर्कर है जो बॉडी बनाता है, एक है जो कैमरा बनाता है, हादी सॉफ्टवेयर बना रहा है, एक बंदा बॉक्सेस बनाता है। तो यार मैं इंडिविजुअली हर वर्कर की परफॉर्मेंस से कैसे जज करूं कि उसका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है। भाई क्या पता स्क्रीन बनाने में कम टाइम लगता हो, बॉडी बनाने में ज्यादा टाइम लगता हो, तो ये तो ज्यादती हो जाएगी ना फिर बॉडी वाले के साथ, समझे। अब अगर मैं इसको सर्विस इंडस्ट्री के साथ लिंक करूं, तो बेटे सर्विस इंडस्ट्री के अंदर लेट्स से एक पेशेंट है, एक बीमार आदमी है, पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है। अब उसका इलाज सिर्फ एक डॉक्टर तो नहीं कर रहा ना, टीम ऑफ डॉक्टर्स बैठी हुई है, नर्सेज होती हैं, डोमेस्टिक स्टाफ होता है, हेल्पर होते हैं, इतने लोग हैं। अब मैं बोलूंगा यार मुझे तो इसी डॉक्टर ने ठीक किया भाई, अब ये इस डॉक्टर ने जो है 50 पेशेंट ठीक कर दिए, तो ये तो ज्यादती हो गई ना यार। तो यहां पर सर्विस इंडस्ट्री में खास तौर पे आप हर वर्कर का इंडिविजुअल प्रोडक्ट मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आ गया ट्रेड यूनियन। अब वो कहता है कि वेजेस फिक्स्ड है। भाई क्या ट्रेड यूनियन वेजेस फिक्स रखवाता है? उसके पास बार्गेनिंग पावर भी तो होती है, तो वो निगोशिएट करके वेजेस को ऊपर नीचे करवा सकता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट ने आके अगर मिनिमम वेज लगा दिया तो एमआरपी किस काम का? एक प्राइवेट प्रोड्यूसर क्या ही कर सकता है, कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन, डिस्क्रिमिनेशन जो मैंने आपको बताया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी सेक्टर। यार जाहिर सी बात है जो प्राइमरी में उसके पैसे कम होंगे, जो सेकेंडरी में उसके पैसे ज्यादा होंगे, जो टर्शरी में उसके पैसे और ज्यादा होंगे। वही सारी कहानी आपने यहाँ पर बता दी। मोनोप्सनी पावर, मोनोप्सनी जो कि पूरी फर्म इंडस्ट्री की बाप होती है, और वो एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे काम करती है, कम से कम वेजेस देती है, तो वो भी तो कर सकती है ना, प्राइसेस को अपने वेजेस को अपने हिसाब से कर सकती है। तो ओवरऑल जजमेंट क्या है कि भाई एमआरपी इज यूजफुल। लेकिन यार ये एक बड़ी एक हाइपोथेटिकल सी अप्रोच है, और रियलिटी में वेजेस बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस होती है, एमआरपी उनको इग्नोर करता है। तो इस वजह से एमआरपी प्रॉपर तरीके से कभी भी वेजेस का जो लिंक है ना उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये जो है मेरी जजमेंट यहां पर रेडी हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 4, a country with an open economy has falling demand for exports. Consider the view that monetary policy alone will solve this problem. अब बेटा बात सुनो, उसने एक सिंगल सी लाइन में ना बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं। क्या कह रहा है? ओपन इकोनॉमी है, यानी कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा होगा, ठीक है। आपको फोर्थ सेक्टर ओपन इकोनॉमी का जिक्र करना पड़ेगा। हैज अ फॉलिंग डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट्स आपके गिर रहे हैं इसका मतलब है कि आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर गिर रहा होगा, आपका एग्रीगेट डिमांड गिर रहा होगा, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ रही होगी, ठीक है ना। ये 44 है, ये एग्रीगेट डिमांड गिर रही होगी, ठीक है। तो मुझे बताओ कि मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल करके कैसे मैं इस मसले का हल निकालूं, और क्या मॉनेटरी पॉलिसी काफी है इस मसले का हल निकालने के लिए। तो बेटा मसला हो क्या रहा है? मसला ये है कि आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर गिर रहा है, ठीक है ना, आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो गिर रही है, ये मसला है। और ओपन इकोनॉमी का उसने जिक्र किया, तो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट ओपन इकोनॉमी इज, व्हाट इंजेक्शंस आर, व्हाट विड्रॉल्स आर, ये सारी कहानी आपने उसको बतानी है। आपने बेसिक उसको फॉर्मूला बताना है कि एग्रीगेट डिमांड का एक फॉर्मूला होता है और एक्सपोर्ट उस फॉर्मूले का पार्ट है। अगर एक्सपोर्ट्स गिरेंगे तो उससे आपका एग्रीगेट डिमांड गिरेगा ना, सिंपल सी बात है। अच्छा यहां पर आप डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, मैंने नहीं बनाई हुई, लेकिन आप यहां पर डायग्राम बनाएंगे, ये देखें जरा।
कैसे बनाओगे? सिंपल एग्रीगेट डिमांड को फॉलो करके दिखा देना। यहाँ पर आपके पास प्राइस लेवल आ गई, यहाँ पे आपके पास रियल जीडीपी आ गया, ये एग्रीगेट डिमांड है, ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक है, SRAS AD इक्विलिब्रियम E इनकम लेवल Y और ये प्राइस आ रही है। सही है। अच्छा, जब आपकी एक्सपोर्ट्स गिरेंगी तो जाहिर सी बात है आपका एग्रीगेट डिमांड ऐसा पीछे की तरफ आ गया, आप आ गए AD से AD1, इक्विलिब्रियम E से E1, ये आपका जीडीपी गिर गया और आपकी प्राइसेस भी। सही है। इस तरीके से आपने उसको एक डायग्राम बना के दिखा देनी, जहां पर आप ओवरऑल उसको समझा रहे हो कि यार देखो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई और आपके पास मसले मसाइल आ गए। क्या बता दूं सर, हैड अ क्वेश्चन के जिन क्वेश्चंस में दे हैवंट आस्क्ड अस टू मेक डायग्राम, तो ना बनाए तो कोई मस नुकसान है? सर यार बनाया करो, मार्क्स कम मिलेंगे, क्योंकि डायग्राम से आपको क्रेडिट मार्क्स मिलते हैं। और अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो आप अपने आंसर में जो पॉइंटर्स लिख रहे हो ना, डिस्कशन कर रहे हो, उसको प्रॉपरली प्रूव नहीं कर पाओगे। ऐसे ये डायग्राम है, मैंने उसको बताया कि एग्रीगेट डिमांड गिरेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी सॉरी। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए मुझे उसको कोई प्रूफ भी तो देना पड़ेगा ना, तो ये वो प्रूफ है। समझे बात को? तो जरूरी है डायग्राम्स। तो ओवरऑल शुरू का तो आपने मसला बता दिया ना कि एग्रीगेट डिमांड गिर गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, डिमांड फॉर लेबर गिर गई, वगैरह वगैरह। आपने सारी चीजों को बहुत एक अच्छे तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब उसने पूछा था कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी लगा के हम इस मसले को हल कर सकते हैं, कि हम अगेन अनएम्प्लॉयमेंट कम कर सकें या हम इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आ सकें? क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे तो रिसेशन जाना शुरू हो गया ना, डिफ्लेशनरी गैप बढ़ना शुरू हो गया, तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह से बचना है। तो भाई क्या तरीका है? आपको लगानी पड़ेगी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। क्या लगानी पड़ेगी आपको? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सर एक्सपेंशनरी क्यों लगा रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शनरी क्यों नहीं लगा रहा? बेटे कॉन्ट्रैक्शनरी लगाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी, हमें अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करना है, तो हम लगा रहे होंगे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, एक्सपेंशनरी आपने बताई, आपने बताया जी आपका इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, आप डायग्राम आप वही मनी सप्लाई बढ़ा के आप दिखा सकते हैं। आपने बोला जी आपका इंटरेस्ट रेट फॉल होगा। अब इंटरेस्ट रेट जब फॉल होगा तो तीन चीजें होती हैं, सेविंग गिरती है, स्पेंडिंग बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है इंटरेस्ट रेट फॉल होने से। तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी, लोग घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, भाई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे होंगे, कैपिटल ले रहे होंगे। इससे क्या होगा, कंजम्पशन भी आपकी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट भी आपकी बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और आपने फिर यहाँ पर डायग्राम्स बनाई हैं, ये देखो ये डायग्राम्स ये रही, आपने साथ में लिंक कर दिया। समझे? अच्छा अब आगे सुनो। अच्छा वैसे ये डायग्राम मैंने इधर बनाई भी है, फॉल इन एग्रीगेट डिमांड में, मिटा दो यहाँ से। अच्छा, अब क्योंकि उसने कहा था कि आप ओपन इकोनॉमी के साथ लिंक करके बताएं, तो जाहिर सी बात है कि हमें उन चीजों को भी देखना है जो कि आपकी ओपन इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं। इंटरेस्ट रेट का डायरेक्ट लिंक होता है एक्सचेंज रेट के साथ। ये बात मैंने आपको सिखाई भी है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग आपके मुल्क में सेविंग करना शुरू करते हैं, जिससे आपका एक्सचेंज रेट बढ़ता है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग आपके मुल्क से पैसा निकालना भी तो शुरू करेंगे ना, लोग आपके मुल्क से पैसा निकालेंगे, आपकी डिमांड फॉर करेंसी गिरेगी, डिमांड फॉर करेंसी गिरेगी तो करेंसी हो जाएगी डेप्रीसिएट। अब जब करेंसी डेप्रीसिएट हो गई तो अपना माल दूसरों के लिए सस्ता हो गया, अपना माल जब दूसरों के लिए सस्ता होगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू होंगे, और जब एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू होंगे तो भाई ये जो मसला था कि आपके एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, ये भी तो सॉल्व हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, ये भी तो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो ये वाला जो मसला है आपका, ये मसला आपका हल होना शुरू हो जाएगा भाई। समझे? अच्छा, ये मैंने उसको पूरा तरीका समझा दिया कि आप मनी सप्लाई कैसे बढ़ाएंगे, आप जो है वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट वगैरह कैसे आप कम कर रहे होंगे, वगैरह वगैरह। ये मैंने उसको सारी कहानी समझा दी है। ठीक है, ये मैंने उसको पूरी कहानी समझाई है, पूरा उसको मैंने एक्सप्लेन किया है और सारी बातों को मैंने बता दिया। और मैंने पूरी चेन ऑफ एनालिसिस उसको बना के दिखा दी कि ये देख भाई एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, कंजम्पशन बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, आउटपुट बढ़ गया, वगैरह वगैरह। और आपने देखो एक्सपोर्ट के साथ लिंक किया कि डेप्रीसिएशन हो गई,
तो आपके एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपके ओवरऑल मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन लेकिन डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी अगर हो रही है तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा फायदा हो। दिस डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है और मैं माल सस्ता बेच रहा हूं तो मसला है, तो मसला है, क्योंकि इनइलास्टिक माल जब सस्ता बिकता है तो उससे मेरा रेवेन्यू गिरता है, प्रॉब्लम है। हाँ, बट अगर मेरी डिमांड इलास्टिक है तब कोई टेंशन नहीं है, तब आप बेचो, जितना बेचना है बेचो। फिर डेप्रीसिएशन में जे कर्व इफेक्ट, शॉर्ट रन लॉन्ग रन वाली कंडीशन। शॉर्ट रन में डेप्रीसिएशन इज हार्मफुल बिकॉज शॉर्ट रन में डिमांड इनइलास्टिक होती है, लॉन्ग रन में डिमांड बिकम्स इलास्टिक, तो आपके लिए फायदा है। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, भाई मुझे ये बताओ, जो तुम्हारी एक्सपोर्ट गिर रही है वो क्यों गिर रही है, रीजन तो दो ना, रीजन तो दे। भाई क्या पता तुम्हारी क्वालिटी खराब हो, क्या पता तुम्हारी क्वालिटी खराब हो, क्या पता तुम्हारी चीजें महंगी हो, क्या पता तुम्हारा ब्रांड कोई वेल नोन ब्रांड नहीं है। तो यार मॉनेटरी पॉलिसी कैसे हल करेगा इसको, मॉनेटरी कैसे हल करेगा, मुझे आप ये बताओ ना। मॉनेटरी ये चीज नहीं कर सकता। हर बीमारी का इलाज पैराडोल नहीं होती। इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट, यहां पर देखो, एग्रीगेट डिमांड तुम्हारा गिर रहा था, अब जब मैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाऊंगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, प्राइस भी तो बढ़ेगी ना, तो इन्फ्लेशन आने का डर नहीं है, इन्फ्लेशन का भी मसला है, उससे एक्सपोर्ट्स गिरना शुरू हो जाएंगी। लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, भाई क्या गारंटी है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मैं स्पेंड करूंगा और सेविंग करना छोड़ दूंगा, क्या गारंटी है, कहीं किसी किताब में लिखा हुआ है, नहीं ना। ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल। नीड फॉर ऑल्टरनेटिव्स, के यार आपको अपनी इंटरेस्ट रेट को कम करने से कोई ऐसा फायदा नहीं है, आपको अपनी क्वालिटी पर काम करना पड़ेगा, आपको अपनी प्राइसेस पर काम करना पड़ेगा, आपको अपनी चीजों पर काम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू होंगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी अलोन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सपोर्ट्स। ओवरऑल जजमेंट क्या है कि यार देखो, ये किसी हद तक तो आपको हेल्प करेगा, यानी कि करेंसी डेप्रिसिएट करवा देगा, करेंसी की वैल्यू गिरवा देगा, करेंसी की वैल्यू गिरेगी तो हो सकता है कि आपके एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन अगेन ये दिस डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी, दिस डिपेंड्स अपॉन ग्लोबल कंडीशंस, दिस डिपेंड अपॉन कंपैरेटिवनेस। ये बेहतर क्या है कि यार आप मल्टीपल पॉलिसीज लेके चलो, आप सप्लाई साइड भी लेके चलो, आप एजुकेशन ट्रेनिंग पे भी खर्चा करो ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ गुड भी इंप्रूव हो। वरना आप अगर सिर्फ मॉनेटरी पे बैठे रहोगे तो वो किसी काम का है सच नहीं। बात समझ गए? हाँ जी, क्लियर है। बेटा ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, 6:15 6:30 तक अपलोड हो जाएगी। अच्छा भाई, अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इवेल्युएट हाउ अ कंट्री माइट इंक्रीज इट्स पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, यार ये तो इतना घटिया सवाल है, इतना, बताओ क्या इसके पॉइंटर्स होंगे। ये तो ऐसा लग रहा है ओ लेवल के बच्चे को बोल दिया कि समरी लिख दे भाई जा 20 मार्क। बताओ कैसे आप पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं अपना। याद नहीं आ रहा। लो एवरेज कॉस्ट से कैसे पोटेंशियल बढ़ता है भाई, क्या हो गया। ऐसे फजूल सवाल आए आपके फुल आएंगे, पॉइंट्स तो याद है नहीं आपको। बस, नई मशीनरी आएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आएगा,
और बताएं, और बताएं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई, वेरी गुड। एक्सपेंशनरी सप्लाई साइड पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म सप्लाई साइड पॉलिसीज। पता है ते क्या भंग पी के सवाल ये वाला इसने बनाया था, घटिया सवाल। स्किल्ड लेबर, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाना, चीजों को बेहतर कर देना, बहुत यार लल्लू सवाल है ये। देखो इधर आओ, ये लो। कैसे बढ़ता है भाई? पहले तो आप बताओगे दोनों में डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल और एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, आपने उसको बता दिया। सप्लाई साइड पॉलिसी बताई, वही देखो सारी बातें, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइवेटाइजेशन, लेबर मार्केट रिफॉर्म, एफडीआई वगैरह वगैरह, सारी पढ़ने वाली चीजें हैं। डायग्राम भी आपके सामने है। औकात आपने बढ़ा के दिखानी है, आपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को बढ़ा के दिखाना है। सारी कहानी आपने बता दी। अब इवैल्यूएशन में आप क्रिटिसिज्म बताएंगे। पहला मसला फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के, यार गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए? आप पैसा कहाँ से लाएंगे? सप्लाई साइड पॉलिसीज के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? आप बजट डेफिसिट में जा सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं, आप लोन में जा सकते हैं, उधार में जा सकते हैं, कर्जई हो सकते हैं आप। टाइम लैग के मसले, टाइम लैग का मसला क्या है? कि वही टाइम कंज्यूमिंग फॉरेन से। पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन इशू, भाई पॉलिटिकल प्रेशर, जो गवर्नमेंट है उस पर पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है। गवर्नमेंट क्या जो एजुकेशन दे रहा है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा? समझे? क्या गवर्नमेंट करप्ट तो नहीं है? शॉर्टेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, भाई हमने कहा जी हम स्किल्ड लेबर देंगे, हम एजुकेशन देंगे, तुम्हारे पास बिल्डिंगे हैं, तुम्हारे पास टीचर्स हैं टू ट्रेन, तुम्हारे पास ट्रेनर्स हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा। नेगेटिव साइड इफेक्ट्स, भाई मोनोपोलीज बन सकती हैं, पोल्यूशन हो सकता है, मार्केट फेलियर हो सकती है, ब्लैक मार्केट हो सकता है। ओवरऑल जजमेंट क्या है भाई? बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार। इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी बढ़ेगी थ्रू सप्लाई साइड पॉलिसी, लेकिन सक्सेस डिपेंड करती है कि किस हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कितने बेहतर तरीके से आप पॉलिसीज लगा रहे हैं, कितने बेहतर तरीके से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे हैं, उससे आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। तो मेरे हिसाब से मैक्रो के दोनों ही सवाल बड़े इजी थे और बहुत ही हल्के सवाल। कोई टेंशन बेटा, समझ गए हैं? क्लियर है भाई? चलें, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अभी कर रहा हूँ अपलोड, अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। ठीक है, चलें, जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।